हेलो एंड हाय एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़े अड्डा पे। दोस्तों, आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाल रखा हूँ। तो चलिए इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंसेप्चुअली और कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन करने की, और हर एक डाउट जो है वो हम क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, खास करके उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9th के सीबीएसई के बच्चे हैं। ठीक है, उनके एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके बेस पे मैंने ये लेक्चर को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और हर एक कंसेप्ट को और जितना एनसीईआरटी में सिलेबस है उसको मैं कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ज़रा देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो फोर्स का हम डिफिनीसन ही देखेंगे। ठीक है, फोर्स को डिफाइन करेंगे, फोर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फोर्स का इफेक्ट के, फोर्स जब किसी बॉडी पे अप्लाइड होता है तो उसके कारण क्या क्या हमको उसमें इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो उसको सेकेंड पॉइंट जो हम देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पे हम अगर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा वो चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे, ठीक है भाई, आपका एक बैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, और एक अनबैलेंस फोर्स होता है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या क्या है। ठीक है जी। ठीक है, जैसे बैलेंस कैसे, कौन सा ऐसा फोर्स है जो बैलेंस करता है। ठीक है, और किस तरीके से हम बैलेंस फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे, और कैसे समझेंगे अनबैलेंस फोर्स का क्या है अनबैलेंस फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, कौन कौन सा ऐसे फोर्स है जो कांटेक्ट फोर्स के अंदर में आते हैं, और कौन कौन से ऐसे फोर्स है जो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी रहना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया अब 3 टाइप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्ट, मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनर्शिया के बाद ही स्टार्ट होगा अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर हमको क्लियर हो जाएगा, मुझे तो क्लियर ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे आके आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, आप लोग को क्लियर करवाना है, जो बच्चे अभी नया नया है क्लास 9th में और उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो उनके लिए ये है। दूसरा, इसके बाद देखेंगे हम मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के बाद देखेंगे सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और उसके कुछ जैसे फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से हम, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि बस में जैसे कोई मूविंग, अगर इनर्शिया ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे या इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल देखेंगे। ठीक ना, वहाँ भी आप बोल सकते हो। ठीक ना, बहुत सारे जैसे मूविंग बस में अगर सडनली स्टॉप हो जाए तो फिर हम किस तरफ जाएंगे, और कौन सा ऐसे यहाँ पे प्रिंसिपल काम करता है, इनर्शिया कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी देखेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है जी, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद आएंगे हम, इसी में एक और चैप्टर अपने को पढ़ना रहता है इम्पल्स के बारे में। ठीक है जी, इम्पल्स क्या है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है अपने को, तो इम्पल्स पता होना चाहिए। इम्पल्स क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे उसमें। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल जो होगा आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। ठीक है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम ये सारे पॉइंट को कंसीडर करने वाले हैं, और इसी पे आपका क्लास ये रहने वाला है। ठीक है, अगर आप इन सभी टॉपिक के बारे में आप डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आपको सीनियर क्लासेज में होगा, क्लास 11th में जो कैनामेटिक्स में जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाएगा, चीज़ें की डिफिनीसन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में चीज़ें की डिफिनीसन है प्रॉपर, और उसको कुछ हद तक आपको टच करने की, कुछ फीलिंग करने की आपको कोशिश कर रहा है 9th में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फोर्स क्या है, ठीक है। तो देखो भाई, फोर्स को सिंपली आपने 6 या 7th क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इसका मतलब है कि उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो बेसिक डिफिनीसन है फोर्स का, लेकिन कंप्लीट डिफिनीसन जो है फोर्स का वो फर्स्ट लॉ से आता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो है फोर्स की क्वालिटी को डिफाइन करता है कि फोर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अगर सेकेंड लॉ की बात करें तो फोर्स का एक फॉर्मूला निकल के आता है सेकेंड लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो है एक फोर्स का प्रॉपर फॉर्मूला निकल के आता है। और थर्ड लॉ जो है वो किसके बारे में बताता है, फोर्स के रिलेशन के बारे में बताता है, ठीक है जी। अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ का तो क्वालिटी ऑफ फोर्स बताता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फोर्स, फोर्स की क्वालिटी के बारे में कौन जानकारी देता है, फर्स्ट लॉ सॉरी। और सेकेंड लॉ जो है फोर्स की क्वांटिटी बताता है, क्या बताता है, क्वांटिटी, ठीक है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वांटिटी। या कोई रेस्ट में है तो हमको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको मोशन में लाने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो हमको कौन बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स के बारे में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट लॉ जो है फोर्स की क्वालिटी को डिफाइन करता है, फोर्स क्या है उसकी प्रॉपर डिफिनीसन देता है। फोर्स का एक कंप्लीट डिफिनीसन फर्स्ट लॉ से आता है। फोर्स की क्वांटिटी मेजर करना वो किससे, सेकेंड लॉ से आता है, ठीक है। कि किसी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको कितना रिक्वायर्ड होगा फोर्स स्टॉप करने के लिए, अगर रेस्ट में तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको मोशन में लाने के लिए, ठीक है। मतलब क्वांटिटी ऑफ फोर्स जो है आप सेकेंड लॉ से पता कर सकते हैं। और फोर्स का रिलेशन जो होगा वो आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आता है, ठीक है। तो चलिए फोर्स को, ये बेसिक डिफिनीशन है, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। या पुश एंड पुल एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, फोर्स है, ठीक है। बट ये बचपन की डिफिनेशन है, ठीक है। चलिए अब हम देखने वाले जैसे दूसरा जो हेडिंग है इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है जी। फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है भाई। अगर आप देखे होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर रेस्ट में है तो उसको आप क्या कर सकते हो, फोर्स लगा के उसको मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो यह है कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, ठीक है, स्थिर है, स्टेशनरी में है, ठीक है, तो उसको आप फोर्स एक्ट करके उसको मोशन में ला सकते हो, ठीक है। मतलब उसका स्पीड अप कर सकते हो, स्पीड डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हो। तो ये कुछ है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हो फोर्स एक्ट करके, उसका शेप और साइज को बदल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लिखते हैं। पहला, चेंज इन डायरेक्शन ही लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख सकते हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो आप सिंपल है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप दिशा बदल सकते हो, उसकी डायरेक्शन में बदलाव कर सकते हो किसी फोर्स एक्ट करके, ठीक है। अगर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, टॉय देखे हो, खिलौना जो बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है। अब उसको एक तरफ से ऐसे फोर्स एक्ट कर दो तो वो अपना दिशा बदल लेता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बचपन में ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इस पर हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। ये हेडिंग से ही पता चल जाता है। दूसरा, चेंज इन स्पीड, ठीक है। स्पीड का मतलब या तो आप स्लो डाउन कर सकते हो, स्लो डाउन, ठीक है, या जिसको बोलते हैं लो स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। या आप इसको क्या कर सकते हो, स्पीड अप भी कर सकते हो, स्पीड अप, ठीक है। या दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या तो स्पीड को डिक्रीज कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको फोर्स एक्ट करके
एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करके आप उसकी स्पीड को रोक सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। रोकना तो अभी नहीं, डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, कम कर सकते हो और इंक्रीज कर सकते हो, रोक भी सकते हो। दूसरा अपना एग्जाम्पल है, दूसरा पॉइंट में आएगा, डिक्रीज कर सकते हो एंड इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो 2 पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तीसरा, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसको आप मूविंग ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है, फोर्स लगा के, ठीक है। अगर वो स्थिर है, आपने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये इफेक्ट है, ये देखने को मिलता है डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल है, तो उतने उसमें बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोग के सामने बहुत सारी चीज़ें होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ रखा हुआ है, उसको आपने फोर्स लगाया, वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है। अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, अब मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लगाओगे तो वो रुक जाएगा, स्टेशनरी में ला सकते हो, ठीक है। स्टेशनरी में, मूवी स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट। मूविंग का मतलब होता है मोशन, ठीक है। यहाँ मूविंग का मतलब मोशन में है, तो उसको आप रेस्ट में ला सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट था जो आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आई होप। और इसमें एक रह गया है, तो फिफ्थ पॉइंट आप ये भी लिख लो कि फोर्स लगा के चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। आप उसको फोर्स लगा किसी ऑब्जेक्ट पे उसकी शेप और साइज को भी बदल सकते हो, ठीक है। सिंपल बैलून को देखे होंगे, एयर लगा रहता है, उस पर दबाओगे तो उसका शेप बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको आप फोर्स लगा के उसकी साइज को बदल सकते हो, ठीक है भाई। तो ये कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्स था, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। तो ये सिंपल है, देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है भाई। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बॉक्स है, ये किसी ग्राउंड पे है, ठीक है। अब इस पे मैंने एक फोर्स लगाया F1, ठीक है, इधर से भी एक फोर्स लगाया F2, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए ये फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, फोर्स जो है इक्वल है, F1 F2 इक्वल है, F1 इजिकल टू F2 है, तो मतलब इक्वल है, ठीक है। तो क्या कर देगा, बैलेंस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टेशनरी में रहेगा, रेस्ट ही रहेगा, रुका ही रहेगा, इसमें किसी तरह का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी नेट फोर्स जीरो होता है तो उसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा अपनी पोजीशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिखता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डजंट शो एनी काइंड ऑफ इफेक्ट, ठीक है। आपको किसी भी तरह का उसमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है बैलेंस फोर्स में, क्योंकि ऑल द फोर्स आर कैंसिल ईच अदर, ठीक है। सभी फोर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे हमको किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं देखने पड़ता है, मतलब चलिए अब एक बात कर लेते हैं हम अनबैलेंस फोर्स का, ठीक है। अनबैलेंस, ये छोटा छोटा है इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ। अनबैलेंस फोर्स नाम से ही सुनने में आ रहा है अनबैलेंस, कोई चीज़ बैलेंस है मतलब कि समान है, ठीक है। जितना हम उधर से फोर्स लगा रहे हैं सेम फोर्स उधर से भी लग रहा है, 50 न्यूटन हम लगा रहे हैं, 50 न्यूटन उधर से भी लग रहा है, तो वो इस ऑब्जेक्ट पे किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मोशन में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा बैलेंस फोर्स है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, अनबैलेंस में क्या होता है, अनबैलेंस हो जाना, कोई चीज़ क्या है अनबैलेंस हो जाना, मतलब कि एक कम है तो दूसरा ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या कर देगा, अनबैलेंस कर देगा, ठीक है भाई। अनबैलेंस होगा तो आपको इफेक्ट नज़र आएगा, कुछ ना कुछ इसमें इफेक्ट नज़र आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होता है अनबैलेंस फोर्स में, एफ नोट नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शो इफेक्ट, ठीक है, ऑफ फोर्स, फोर्स का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज डू नॉट कैंसिल
द फोर्स, ठीक है। फोर्स कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। आप कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इधर से मैंने फोर्स लगाया F1, इधर से भी किसी ने फोर्स खींचने की कोशिश किया F2 से, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर लेगा। अगर मान लीजिए इधर से हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से किसी ने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा। तो ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स हमारा क्या है, एक्स्ट्रा लग रहा है। तो जिस अगर मेरा इधर से लग रहा है तो ये राइट साइड मूव करना स्टार्ट कर जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो छोटी छोटी पॉइंट है, इस पर हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये आपको बचपन में ही थोड़ा बहुत 7th 8th क्लास में ही बता दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, जो है ऑलरेडी मैंने लिख रखा हूँ ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो सके, ठीक है जी। तो चलिए, कोशिश ये भी रहता है कि आपको एक बेहतर कंटेंट मिले, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है और बेहतर से बेहतर लैंग्वेज में कोशिश किया हूँ आपके सामने रखने की, ठीक है। चलिए, इनर्शिया क्या होता है, तो सिंपली बाय ध्यान रखें, इनर्शिया क्या है, किसी बॉडी का या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी है, वो टेंडेंसी है जो जिस भी स्टेट में वो है उसी स्टेट में वो वर्तमान रहना चाहता है। अगर उसको बदलने की कोशिश करेगा तो वो रजिस्ट करेगा कि हमको बदलना नहीं है, ठीक है। सिंपल से याद रखोगे कि रजिस्ट करता है कि हम अपनी स्टेट को नहीं बदलेंगे, ठीक है। हम जिस हाल में है उसी हाल में हमको छोड़ दो, सिंपल है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहना पसंद आएगा, ठीक है, अनलिस या अनटिल, ठीक है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाइड ना करो तो, ठीक है, वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करेगा, ठीक है। अगर इनर्शिया ऑफ मोशन है तो वो अगर मोशन में है तो कंटिन्यू ये मोशन में ही रहेगा, ठीक है, वो मोशन में ही रहना पसंद करता है भाई, उसको रेस्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही में किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और टेंडेंसी जो है वो इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगा, ठीक है, उसके वही डायरेक्शन बदलना नहीं चाहता है, ठीक है, तो वो भी एक डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टोटली इनर्शिया की बात करूँ तो इनर्शिया को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि ये ऐसी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है या टेंडेंसी है जो जिस स्टेट में है वो उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं लाना सकता है, ठीक है। किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए वो रजिस्ट करता है, मतलब वो चाहता नहीं कि चेंज आए, रजिस्ट करता है, ठीक है ना, मतलब विरोध करता है, ठीक है। किसी भी तरह का बदलाव लाने के लिए वो विरोध करता है, ठीक है, उसी को क्या कहता है, इनर्शिया कहलाता है, ठीक है जी। और बात करें इनर्शिया का, तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, ठीक ना, जितना बड़ा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप देखते होंगे ट्रेन का स्पीड है, ट्रेन की मास ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए भी आपको स्टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी फोर्स की रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, मोशन में है तो मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहाँ इनर्शिया ज़्यादा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है जी। अगर कोई छोटा सा रुई है, ठीक है, उसको आप हवा से भी फूंक दोगे तो चल जाएगा, ठीक है, तो उसको कम फोर्स की रिक्वायर्ड है क्योंकि उसकी मास कम है, ठीक है जी। तो मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया, मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, ठीक है, मास कम इनर्शिया कम। तो सिंपल देखिए, इनर्शिया का टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ऐसा टेंडेंसी, ठीक है, रजिस्ट करते हैं एनी चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है, जो किसी भी तरह का रजिस्ट करता है वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए, ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया को मेजर करने के लिए मास चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट का मास से ही इनर्शिया मेजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लो, ऐड कर लो, मोर द मासेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर विल बी इनर्शिया, मोर विल बी द इनर्शिया, ठीक है। अभी मैंने बताया एक ट्रेन को रोकना काफ़ी मुश्किल होगा या चलाना, ठीक है, उसको रेस्ट में लाना अथवा मोशन में लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है या बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा इनर्शिया का ना, तो उसको मोशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड पड़ेगा। कंपेरिजन टू एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल का मास लो है, ठीक है, तो उसको इनर्शिया भी कम ही होगा उसमें, ठीक है जी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये सब छोटे छोटे चीज़ है तो ऑलरेडी आपको क्लासरूम में थोड़ा बहुत बताया गया रहेगा। चलिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देखिए इनर्शिया को हम 3 भाग में डिफाइन किए हैं, एक रेस्ट, दूसरा मोशन और तीसरा डायरेक्शन, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, सिंपली अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा अनलिस एंड अनटिल
इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो तो, ठीक है, तो उसी कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। पहला एग्जाम्पल है कि मान लो कि एक क्या है, स्टेशनरी बस है, ठीक है, आप किसी रुके हुए बस में बैठे हो, ठीक है जी। सडनली बस स्टार्ट हुआ, मूव करना स्टार्ट हुआ, तो आप क्या करते हैं, जब बस अचानक से सडनली स्टार्ट हुआ, सडनली का मतलब ही होता है अचानक से, बस जब अचानक से स्टार्ट हुआ तो आप क्या होते हैं, पीछे की तरफ बैकवर्ड जर्क होते हैं। क्यों होते हैं बैकवर्ड जर्क? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है, ठीक है जी। क्या होता है कि जब बस स्टेशनरी में था, ठीक है, बस तो आपकी बॉडी भी उसी रेस्ट में ही था, ठीक है, जब बस रेस्ट में था तो बस के साथ साथ आपकी बॉडी भी रेस्ट में था, ठीक है जी। अब हुआ कि जब सडनली बस स्टार्ट हुआ और बस मूव करना स्टार्ट हुआ तो बस हो गया मोशन में, ठीक है, तो आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, ठीक है, वो तो मोशन में आ गया, लेकिन आपके जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट में ही अभी तक बना हुआ है, ठीक है, और वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, थोड़ा आपको बैकवर्ड जर्क होता है, ठीक है, आपको पीछे की तरफ धकेलना महसूस होता है वो, क्योंकि आप उस जो इनर्शिया का है उसको आप रजिस्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो इसीलिए बैकवर्ड जर्क होता है, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया कि व्हेन ए कार सडनली स्टार्ट्स, ठीक है, मूविंग द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, ठीक है। अब बस में है, अब उतना तो ज़रूरी नहीं है, सिंपल आपने देखा भी होगा, आप कभी बस में चढ़े भी होंगे तो बस रुका रहता है, आप बैठते हो सीट पे, जब बस स्टार्ट होता है तो आप पीछे की तरफ धकेलना महसूस करते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है। कैसे करता है वो मैंने बता दिया। सिंपली याद रखो कि बस जब रेस्ट में था आप भी रेस्ट में थे, ठीक है, बस जब सडनली स्टार्ट हुआ, मूव करना स्टार्ट हुआ, आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है बस के साथ मूव हो गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ठीक है। तो इसीलिए आपको बैकवर्ड जर्क होता है, ठीक है भाई। चलिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। सिंपली है कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है किसी बॉडी का ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो रजिस्ट करता है किसी भी तरह का चेंज, किसी भी तरह का चेंज या बदलाव होने के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट का। मतलब अगर इसको मैं समझाऊं तो अगर ये बॉडी है, बॉडी इज एट रेस्ट पे है तो रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। अगर वो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रिमेन्स रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। जैसे कि बस मूव किया तो आपके बॉडी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे फोर्स एक अप्लाइड किया तो आप बैकवर्ड जर्क महसूस किए, ठीक है। तो यही है, पहला एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आ जाइए, व्हेन यू शेक ए ब्लैंकेट सडनली द डस्ट पार्टिकल्स फॉल ऑफ, ठीक है। ब्लैंकेट जो होते हैं, कंबल में कभी डस्ट उस्ट जब झाड़ना रहता है, साफ़ करना रहता है, तो आप क्या करते हैं, बड़े वाले डंडा से कंबल को ठोकते हैं और सारी गंदगी निकाल देते हैं, ठीक है। कभी सोचे वहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है फिजिक्स का, वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है, ठीक है। या तो आप हाथ से ऐसे झाड़ते हो कंबल को, ठीक है, ब्लैंकेट को, तो वहाँ भी डस्ट क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, वहाँ भी क्या हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही लग रहा है। कैसे होता है, जब ब्लैंकेट जो होता है आपका, ठीक है, जब आप उस पर मूव करते हैं वो स्टेट रेस्ट में है तो उसके साथ डस्ट भी रेस्ट में था, ठीक है, चिपका हुआ था, लेकिन जब भी आप उस पर क्या किए, हैमरिंग किए या डंडा मारे, ठीक है, तो वो मोशन में आ गया आपका ब्लैंकेट, जो सडनली अचानक से वो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट जो है वो रेस्ट में ही रहना पसंद किया, तो जिनके कारण जब उस मोशन में आया तो वो छोड़ दिया अपना जगह और डस्ट आपका गिर गया नीचे, ठीक है। तीसरा, प्लकिंग ए मैंगो बाय गिविंग ए सडन जर्क टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक है। कभी आम तोड़ने के लिए गए होंगे, ठीक है, बगीचा में, तो वहाँ आप देखे होंगे आप क्या करते हैं, जो वृक्ष के शाखा होते हैं उसको आप हिलाते हो, आम टूट जाता है। कैसे टूटता है, वहाँ भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही होता है, क्योंकि जब ट्री में तो आम था, ठीक है, अब वृक्ष में जो आम था, मैंगो था, वो क्या था, जब ट्री तो ऐसे रेस्ट में है, ब्रांच भी उसकी रेस्ट में है और मैंगो भी रेस्ट में है, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं शो आ रहा था। लेकिन हुआ क्या, जब भी आपने ब्रांच को हिलाया, सडनली आपने ब्रांच में क्या किया, वो मोशन ला दिया, ब्रांच को मूव कर दिया, ठीक है, बट मैंगो जो है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ठीक है।
तो रेस्ट में था, लेकिन ब्रांच जो हो गया मूव करने लगा, ब्रांच मोशन में आ गया, ठीक है, तो वो रेस्ट में रह गया, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहाँ पे मैंगो आपको टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने ब्रांच को मूव कर दिया लेकिन मैंगो जो है वो रेस्ट में ही रह गया, तो उस पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है इफेक्ट करेगा, ठीक है, और मैंगो टूट जाएगा, क्योंकि वो रजिस्ट करेगा, रेस्ट में रहना पसंद करेगा, लेकिन ब्रांच के साथ मूव, ब्रांच जब भी आपने मूव किया, मोशन में आया, तो वहाँ पे उसको फोर्स अप्लाइड होगा, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो रेस्ट से अपना पोजीशन, रेस्ट से वो मोशन में आ जाएगा, तो वहाँ टूट जाएगा, ठीक है जी। अब एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है जरा देख लीजिए। तो वो भी सिंपल है, जैसे रेस्ट आपने समझा, ऐसे ही मोशन भी है कि ये भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है, ये टेंडेंसी है कि अगर वो बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में ही रहना पसंद करेगा, अनलेस या अनटिल अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया हो तो, ठीक है, तब ये वो रेस्ट में आने की पॉसिबिलिटी है, या अपना वेलोसिटी कम करेगा, ठीक है जी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज़ द प्रॉपर्टी of an object by which it resists any change in its state of uniform motion, ठीक है, तो ये भी यही है कि रजिस्ट करता है कि हम अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेंगे, तो यही है ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी जिसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर वो ये ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो रिमेन्स in motion until या unless external force are not applied on it, ठीक है, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, ठीक है जी, इसे ही हम इनर्शिया ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान याद रह जाएगा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है या टेंडेंसी है कि अगर वो बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू ये मोशन में रहना पसंद करेगा, तब तक, अनलेस एंड अनटिल, तब तक जब तक कि कोई आप बाह्य फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना करो, ठीक है जी, उसी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है व्हेन ए मूविंग कार सडनली स्टॉप द पैसेंजर जर्क फॉरवर्ड, ठीक है, उसमें बैकवर्ड हो रहा था, अब इसमें मोशन है, ठीक है, सिंपल है। अब बस में क्या हो रहा है, बस जा रहा है, बस मोशन में है, आप भी मोशन में हो, ठीक है जी, क्योंकि बस के सीट पे आप बैठे हो तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो बस के साथ साथ मोशन में है। सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस हो गया स्टॉप, ठीक है, बस रुक गया, तो बस के साथ आप भी मोशन में थे, ठीक है जी, आपकी बॉडी क्या करेगा, मोशन में रहना पसंद करेगा, लेकिन ब्रेक लगाया तो बस तो रुक गया ना भाई, बस तो स्टॉप हो गया, ठीक है, आपका बॉडी भी क्या हो गया, स्टॉप होने की कोशिश करेगा, ठीक है, वहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन एक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो गया है, ठीक है, तो रेस्ट में आने के लिए वो रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो होता क्या चीज़ है, जब ये ब्रेक लगाया तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आप आगे की तरफ झुक जाओगे, ठीक है, फॉरवर्ड जर्क होगा, ठीक है भाई, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में था, बॉडी मोशन में था, तो आपके पूरे बॉडी मोशन में था, ठीक है, बस के साथ साथ जब ये ब्रेक लगाया तो बस रेस्ट में आ गया, आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है रेस्ट में आ गया, लेकिन आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है अभी भी मोशन में है, ठीक है, तो रेस्ट में आने के लिए वो रजिस्ट करेगा, ठीक है, तब तक में वो फॉरवर्ड जर्क होता है उतना टाइम में, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, व्हेन ए पर्सन जम्प्स फ्रॉम ए मूविंग बस दे टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, ठीक है, आप देखे होंगे कभी चलती ट्रेन में, चलती बस में लोगों को बोलता है कि कूदना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना होता है। ऐसा इसलिए होता है जब हम चलती हुई बस से अचानक से कूदते हैं, ठीक है, तो हम गिर जाते हैं, ठीक है, तो हमको इसको बचने के लिए क्या करते हैं, बस के साथ साथ थोड़ी दूर तक उसके साथ मोशन में बनाए रखने की कोशिश करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इनर्शिया ऑफ मोशन का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि जब मोशन में था बस तो आपकी बॉडी भी उसके साथ मोशन में है, ठीक है, अगर आप अचानक से रेस्ट में आने की कोशिश करेंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वहाँ पे आप गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ी अगर बचाव करना है तो बस अगर स्लो है तो उसके साथ आप उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बस चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप बस के साथ अपना इनर्शिया मेंटेन कीजिए, तब जाके आप अपने बॉडी को बैलेंस कर लीजिए बाद में, ठीक है। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है, ये भी सेम ही है, ठीक है, सिंपली है, अगर किसी बॉडी का प्रॉपर्टी या टेंडेंसी है जिसके कारण अगर वो जिस डायरेक्शन में है कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में बने रहने की कोशिश करेगा,
अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो उस पर। तो यहाँ भी यही है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी बाय विच इट रजिस्ट एनी चेंज, जो खुद को रजिस्ट करेगा किसी भी बदलाव करने के लिए डायरेक्शन में, ठीक है, इन मोशन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में है, मान लो कोई अगर सीधा जा रहा है, ठीक है, कोई कार, तो सीधा उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। अगर आप इस इधर करोगे तो वो रजिस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन हम स्टीयरिंग द्वारा तो घुमा ही देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ए कार टेक्स ए शार्प टर्न टू द लेफ्ट द पैसेंजर आर थ्रोन ए लीन टू द राइट, ठीक है। सिंपली है कि मान लो हम कार से जा रहे हो, तभी हमने ऐसे चला रहे हैं कार, पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है, मान लो हमने कार को राइट टर्न किया तो पैसेंजर लेफ्ट की तरफ उधर क्या होता है, लीन करना, ठीक है, या थ्रोन आउट होने की कोशिश करेगा, बाहर फेंकाने की कोशिश करेगा राइट साइड में, ठीक है। होता है कि नहीं होता? अगर मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो वो राइट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कार मोशन में था और जिससे सीधे डायरेक्शन, मान लो स्ट्रेट डायरेक्शन में था, तो हमारी बॉडी भी क्या था, उस कार के साथ साथ सेम डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। अगर मैंने अचानक से शार्प टर्न लिया, ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया या राइट टर्न लिया, तो हमारी बॉडी तो उसी डायरेक्शन में मेंटेन करना है ना जी। तो उसके कारण क्या होता है, अगर मैंने लेफ्ट लिया तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी थ्रोन आउट होने की कोशिश करता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स एक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अगर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट या हमारी बॉडी उस कार के साथ बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फेंका जाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। चलिए, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट, अब फर्स्ट लॉ को इसी तरह से डिफाइन किया गया, तीनों मिला के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाएगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, मोशन को, डायरेक्शन को मिला के ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो निकला उसका डिफिनीसन है, और यही डिफिनीसन आपका फोर्स का भी डिफिनीसन है, ठीक है जी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना पसंद करेगा, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर आप अप्लाइड ना करते हो तो ये फोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है ना, जिन्होंने न्यूटन साहब ने दिया था। और उन्होंने ये बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करो तब तक, ठीक है जी। तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब होता है ऐसा फोर्स जो बिना छुए एक्ट करता है, ठीक है, बिना टच किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए अगर वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, देखिए तो लग गया, चलिए तो पहला फोर्स लीजिए कॉन्टैक्ट फोर्स में, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होने के लिए, मान लीजिए ये है एक सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ठीक है भाई। आपने इधर से फोर्स एक अप्लाई किया, मान लीजिए एफ, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस के द्वारा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है पहले ब्लॉक सरफेस पे रखा है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, ठीक है, लेकिन आपने इसको फोर्स लगा के इसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो सरफेस के द्वारा ये कॉन्टैक्ट में है ब्लॉक, तो सरफेस जब दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स एक्ट करते हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वो रजिस्ट करने की कोशिश करता है कि आपको किसी भी तरह का उस ऑब्जेक्ट में बदलाव ना हो सके, ठीक है, वो विरोध करने की कोशिश करता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है कि आप उसको मत खिसकाओ, ठीक है, मत खिसकाओ, वो ऐसा करने की कोशिश करता है। लेकिन आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा के फ्रिक्शन फोर्सेस से ग्रेटर देन फोर्स लगाएंगे तभी जाके वो उस ऑब्जेक्ट में किसी तरह का चेंज आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट ऑफ मासेज का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अलॉन्ग द जिस डायरेक्शन में आप फोर्स एक्ट कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया, दूसरा, ठीक है, दूसरा फोर्स जो फ्रिक्शन के बाद अगर मैं बोलूँ कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से है, अरे यार बहुत, चलिए एक तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, दूसरा मस्कुलर फोर्स लिख लीजिए, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। ये भी क्या है,
मसल्स के द्वारा लगता है। हम मान लीजिए इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे हैंड के मसल जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे, इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम बिना कॉन्टैक्ट के मस्कुलर फोर्स एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी के मसल्स के द्वारा जिस किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, एक शेडो फोर्स है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस सरफेस पे, ठीक है ना, तो इस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है। ये भी आपको एग्जाम में पता रहना चाहिए। नॉर्मल फोर्स जो होता है वो किसके द्वारा लगता है, सरफेस के द्वारा। अब जिस किसी भी सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट पे उस सरफेस के द्वारा एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पे, जिसे हम नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। अभी के लिए इतना ही आपको जानना जरूरी है, ठीक है भाई। बाकी एक्स्ट्रा आप आगे की क्लास में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल पढ़ोगे, ठीक है। जो टिल्टेड रखा होगा, ब्लॉक रखा होगा, उसमें नॉर्मल फोर्स किस तरीके से होता है, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें होता है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा। अभी आप इतना जान लो फ्रिक्शन फोर्स क्या है और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, बस एक फील कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये बिटवीन बिटवीन टू masses of an object इन यूनिवर्स, ठीक है। अगर बात करें पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, जितने भी दो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है उन सभी पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसमें मत है, उसमें मास होगा, ठीक है। अगर मास है तो उसमें क्या है, एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये अपोजिट होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट होता है फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है, जिस सरफेस पे रखा गया है, ठीक है, उस ब्लॉक को, तो उस सरफेस के द्वारा परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स पता चल गया। बाकी इसका चैप्टर ही आने वाला, ठीक है, तो उसमें और भी ज़्यादा डीपली आप स्टडी करो। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। ये 11th क्लास में एक चैप्टर ही है, ठीक है, और 10th क्लास में भी है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसमें चार्ज के द्वारा, ठीक है, ऐसा फोर्स जो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, अनचार्ज बॉडी होता है, ठीक है। अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आ जाता है, मैक्सिमम होगा। अनचार्ज बॉडी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा लेस होता है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, इस दोनों के बीच में एक मतलब ऐसा होता है, अगर सेम दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, सॉरी अनचार्ज है, चार्ज है तो एट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, एट्रैक्शन शो करेगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जनरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का प्रॉपर्टी हमको शो करता है, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सन आएगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में आपको अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्ट करता है, ऐसे हमको चार्ज दिखाई देता नहीं है, ठीक है। चार्ज सिर्फ आप एक फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, या एक चार्ज का इफेक्ट आपको शो करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्या, इसके बारे में आगे क्लास में और भी ज़्यादा पढ़ोगे आप, अभी आपको सिर्फ जानना है। अगर दूसरा बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब इसमें पोल्स के द्वारा, ठीक है, फोर्स जो होता है जनरेटेड बाय पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैग्नेट के पोल के द्वारा फोर्स जनरेट होता है, ठीक है।
ऐसे कोई भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक साउथ एक दूसरा नॉर्थ होते हैं, ठीक है। इसमें भी अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आएगा, ठीक है, रिपल्सन आएगा, दोनों आता है, क्योंकि साउथ और साउथ है दोनों का, यह नॉर्थ और नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अगर नॉर्थ साउथ है, साउथ नॉर्थ, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन आता है, ठीक है। अपोजिट पोल में अट्रैक्शन करेगा, सेम पोलर में रिपल्सन शो करेगा, ठीक है। और ऐसा फोर्स जो पोल के द्वारा जनरेट किया जाता है, मैग्नेट ऑफ पोल के द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ऐसा फोर्स जो चार्ज के द्वारा डेवलप होता है उसे या जनरेट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा हो, ठीक है, दो बॉडी के मास के द्वारा जनरेट होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। या जो दो ऑब्जेक्ट ऑफ मास के बीच में अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी शो करता है, अट्रैक्शन होता है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर मेरे में मास है, इस मोबाइल में मास है, इस जार में मास है, तो हम एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मास बहुत लोअर में है, तो हम ये फोर्स क्या होता है महसूस नहीं होता है, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं फोर्स, ठीक है। तो ये भी